तैयारी कैसे करनी है, रिवीजन कैसे करना है, क्योंकि जो आपका पेपर है, पेपर आपका 24 तारीख को है। कितनी तारीख को है? 24 को, ठीक है। 24 को आपका पेपर है, तो आपको तैयारी कैसे करनी है कि अच्छे से रिवीजन हो जाए और बढ़िया तैयारी हो जाए, ठीक। अब वीडियो में लास्ट तक बने रहे। अभी हम जल्दी से देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों को। सबसे पहले क्या पढ़ना है आपको, ठीक है। सबसे पहले हम आपको वो समझा रहे हैं हर एक चैप्टर से क्या इम्पोर्टेंट है। जो आउटलाइन होती, आउटलाइंस का मतलब होता है इम्पोर्टेंट टॉप, जो बिंदु होते, मुख्य बिंदु, आप हिंदी में कह सकते हैं। मुख्य बिंदु जो होते, उनसे क्या होता है कि ऑब्जेक्ट आते हैं। तो सबसे पहले तैयारी हमारी ऑब्जेक्ट की होनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट किस तरीके से आएंगे और किस चैप्टर से क्या आ सकता है। तो उसके हिसाब से मैंने आपके लिए एक बेहतरीन तैयारी की है। तो आप पहले उसको समझें, फिर लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है, चैप्टर को रिवाइज कैसे करना है। यदि आप सारे चैप्टर को पढ़ोगे तो आपका रिवीजन नहीं हो पाएगा, फिर तो आपके 2 या 3 चैप्टर हो पाएंगे, क्योंकि जो आपका पेपर 24 को, आज 19 है, तो मुश्किल से 4-5 दिन हैं। तो 4-5 दिन में पूरी किताब को नहीं पढ़ सकते हो। तो आपको किस तरीके से पढ़नी चाहिए कि सारी बुक हो जाए, यानी सारे क्वेश्चन हम लोग कर सकें उसको, ठीक है। तो वो तरीका होगा, तो आपको अंत तक बने रहना है वीडियो में, ठीक है। आपको स्किप नहीं करना है। चलिए सबसे पहले इसको देख लेते हैं। जो पहला चैप्टर है उसका नाम है अध्याय वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में आपको सभी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और आपकी वास्तविक संख्या, जो भी जितनी भी परिभाषा हैं सारी आनी चाहिए। मैं आपसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर में मैं वो बताने जा रहा हूँ। पहला जो लिखा है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय आपको याद होनी चाहिए। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहती क्या है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जो भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, उनको हम गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है, ठीक। तथा जो क्रम होता है ना, वो अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना कैसा होता है? अद्वितीय होता है। अब इसके बाद कुछ फिर मैंने इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें दे दी हैं आपको कि जैसे ये लिखा है एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। यानी यही परिभाषा को मैंने शॉर्ट में लिखा है, तो आप ये याद ना हो तो इसको सीख लेना आप, ठीक। फिर लिखा यदि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक हैं, तो धनात्मक पूर्णांक हैं, तो एचसीएफ ए बी और एचसीएफ ए बी इंटू एलसीएम ए बी बराबर क्या होता है? ए इंटू बी होता है, ठीक। क्या होता है आपका? ए इंटू बी। ये फॉर्मूला बनता है आपका। तो ये डायरेक्ट पूछ लेता है वो 1 नंबर में, इसलिए मैंने सीधा डायरेक्ट आपको एक लाइन लिखवा दी है। तो एचसीएफ ए बी का मतलब है कि ये 2 संख्या हैं। आपको पता है कि किन्हीं 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो वो लिखा है जी। अब जो ये वाला लिखा कार्ल फ्रेडरिक गॉस, कार्ल फ्रेडरिक जो गॉस है, इसको गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। तो ये खालिस्तान के लिए इंपोर्टेंट लाइन है। तो गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहा जाता है? कार्ल फ्रेडरिक गॉस को। यदि आपको याद ना, पूरा नाम ना याद रहे तो गॉस लिख सकते हैं, फ्रेडरिक गॉस तो लिखना ही पड़ेगा आपको। इनका पूरा नाम है कार्ल फ्रेडरिक गॉस, जिन्हें गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। फिर लिखा संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल एचसीएफ कहलाता है। यानी संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ होना चाहिए, उभयनिष्ठ होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? छोटी घात होनी चाहिए। इसको याद रखना। एचसीएफ किसे कहते हैं हम? संख्या में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड के सबसे छोटी घात को के गुणनफल को क्या कहा जाता है? एचसीएफ कहा जाता है। और संख्याओं से संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात को, जो सबसे बड़ी घात होती, इसमें कॉमन नहीं होता, कॉमन देखना पड़ता है हमें एचसीएफ में, और पावर कैसी हो? छोटी हो, कॉमन हो। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक संख्या से संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी जो घात होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? एलसीएम कहते हैं। तो जो एचसीएफ और एलसीएम की परिभाषा लिखी है, तो आपको इसको भी याद कर लेना है, क्योंकि वो 1 नंबर में पूछ सकता है एचसीएफ किसे कहते हैं, या फिर पूछ सकता है कि एलसीएम क्या किसे कहते हैं। तो आपको परिभाषा आनी चाहिए। लास्ट में मैंने आपको ये भी लिखा कि 2 संख्या गुणनफल बराबर फॉर्मूला होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। अब इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी, मैंने आपको कई बार सवाल करवाया तो ऐसे भी लिखवाया है, 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम। यदि 2 संख्या ए और बी हैं तो आपको पता है कि हम लोग इसको कैसे लिखते हैं? एचसीएफ
और एलसीएम बराबर क्या हो जाता है ए इंटू बी, क्योंकि दो संख्या लिखी और ये एचसीएफ और एलसीएम लिखा, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जी अध्याय 2 है, तो अध्याय 2 में क्या इंपॉर्टेंट है वो चीज़ मैंने लिखी है। ठीक, तो आपको सारा कुछ मिलेगा, जो जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं हर एक चैप्टर से, खालिस्तान कहाँ से बन सकते हैं, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं, आपके जोड़े कहाँ से बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें समझा दी हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें आप लास्ट तक, थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन जे मैं गारंटी दे रहा हूँ यदि आपसे तैयारी करते ना बने तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ मेरे साथ बने रहिए और वीडियो में डेली वीडियो को देखना। ठीक है, तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। चलिए देखिए अध्याय 2 है, इसका नाम है बहुपद। इसका व्यापक रूप क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब बराबर जीरो ही लिखना है, यदि बराबर जीरो लिख दिया तो वो समीकरण बन गया। कौन सा समीकरण, द्विघात समीकरण। लेकिन जे अपना क्या है, बहुपद। तो बहुपद का जे क्या है, एक व्यापक रूप। तो सबसे पहले आपको व्यापक रूप आना चाहिए बहुपद का। अब क्या है, चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। कोई भी बहुपद लिखा उसमें जो चर है उसकी जितनी बड़ी घात होगी उसको क्या बोलेंगे, बहुपद की घात। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 6 प्लस 3z। अब मैं बोलूँ कि इसमें घात क्या है, दिए के बहुपद की घात क्या है, तो सबसे बड़ी घात कौन है, 6। तो इसकी बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 6। तो चर का मतलब है चर x, यानी x ही नहीं, चाहे वो y हो, किसी की भी हो, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, चर कुछ भी हो सकता है। तो वो क्या कहलाती है, बहुपद की घात। किसी भी बहुपद में चर की उच्चतम घात को हम क्या बोलते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। घात 1 के बहुपद को रेखीय बहुपद कहते हैं, और ऐसा बहुपद जिसमें घात 2 हो उसको क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद, और जिसमें घात 3 हो उसको क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। किसी बहुपद में चर की घात 1 है तो उसे बोलेंगे रेखीय बहुपद, और 2 घात है किसी चर पे तो द्विघात बहुपद, और 3 घात है तो त्रिघात बहुपद। दैट इज सिंपल। नेक्स्ट, बहुपद का ग्राफ निरूपण परवलय होता है। जो बहुपद का ग्राफ बनता है वो कैसा होता है, परवलय। तो जी आपको उसे पैराबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैराबोला। तो कभी कभार जे भी लिख के आता है तो दोनों चीज़ें याद रखना आप, परवलय या पैराबोला। बहुपद का ग्राफ निरूपण कैसा होता है, परवलय या पैराबोला होता है। फिर लिखा, यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा व बीटा है तो शून्यकों का योगफल। अब मैंने इसको दोनों मेंशन किया है, हिंदी में भी और जैसे गणित की भाषा में उसको भी, ऐसे भी इसमें भी। तो हिंदी में कैसे लिखा, माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, या अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे में ए होता है। तो आपको दोनों में याद रखना है। होता क्या है, कभी कभार वो हिंदी में पूछ लेता है, ठीक। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो आपको ये रटा होगा, लेकिन ये भी याद रखा कि शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन में ए। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र देखो। द्विघात बहुपद ज्ञात करना, हमें यदि शून्यक दिए हैं, शून्यक का योगफल और गुणनफल दिया है, और फिर हमें क्या निकालना है, द्विघात बहुपद, या शून्यक दिए तो क्या द्विघात बहुपद निकालना, तो फॉर्मूला जी होता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये आपका दूसरा चैप्टर। आगे बढ़ेंगे, अध्याय 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले यदि जानेंगे हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, या आप एक ax प्लस by प्लस c बराबर 0, केवल a भी लिख सकते हो आप। ठीक है, या दोनों भी लिख सकते हो, या फिर केवल एक चीज लिख देना आप। तो ये हो जाएगा आपका व्यापक रूप हो जाएगा किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण का। अब इसमें कुछ शर्तें हैं। क्या है, शर्तें। तो शर्तों को जरूर याद रखना क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेगा। एक आपका ऑब्जेक्ट यहीं से आना है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले क्या लिखी शर्त, ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, समीकरण का हल कैसा होगा, और समीकरण का युग्म कैसे होगा। ठीक है, वो तीन चीज़ों में से कुछ भी पूछ लेता है। वो समीकरण का युग्म भी पूछ लेता है, हल भी पूछ लेता है कैसे हैं, और रेखाएं भी कैसी हैं, प्रतिच्छेद करते हैं कैसी हैं, तो वो भी पूछ लेता है ग्राफीय निरूपण। तो जब a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 के, तब रेखा कैसे होती है, प्रतिच्छेद रेखाएं होती हैं। और हल कैसा होता है, केवल एक हल, उसी को बोलते हैं अद्वितीय हल। समीकरण का युग्म कैसा होता है, संगत, उसी को आश्रित बोलते हैं, उसी को अविरोधी बोला जाता है। जी याद रखना, वो कुछ भी पूछ सकता है, अविरोधी पूछ सकता है, आश्रित या संगत। तीनों एक ही नाम है, तीनों के एक ही के तीनों नाम है। संगत उसी को बोलते, आश्रित उसी को बोलते, अविरोधी उसी को बोलते। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2,
तो समपाती रेखाएं होंगी और आपरित रूप से कैसे हल होंगे, अनेक हल होंगे और निरूपण कैसा होगा, समीकरण का संगत a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 के। तो जो निरूपण होगा रेखाओं का वो समांतर रेखाएं होंगी, हल कैसा होगा, कोई हल नहीं, और समीकरण का योग असंगत। चलिए मैंने कुछ यहाँ पे कुछ भाषा वाले सवालों के लिए कुछ शब्द और शब्द के मतलब अर्थ बताए हैं मैंने यहाँ पे, तो इसको भी देख लें। किसी भाषा वाले सवाल में पहले लिखा है, पहले जैसे आयु वाले सवाल में होता कि 10 साल पहले, तो वहाँ पे समीकरण बनाना पड़ता। तो उसके लिए हिंट मैंने लिख दी है कि पहले का अर्थ होता ऋण, बाद का मतलब होता धन, से अधिक का मतलब होता धन, गुना का मतलब होता गुणा, और से कम का मतलब होता माइनस यानी ऋण। अब एक जो फॉर्मूला है एक संख्या वाला, संख्या का फॉर्मूला होता है इकाई का अंक प्लस 10 × दहाई का अंक। ये भाषा वाले सवाल में यूज होता है, तो इसके लिए मैंने आपको ये यहाँ पे बता दिया है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अध्याय 4 पर। ठीक है, एक साथ सभी चैप्टर का आपका बहुत अच्छे से रिवीजन है, तो आप वीडियो में बने रहें बिल्कुल अंत तक। चलिए द्विघात समीकरण, तो सबसे पहले मानक रूप और व्यापक रूप, ये तो सभी के आने चाहिए क्योंकि 1 नंबर तो यहाँ से आता ही है, किसी का भी या तो बहुपद का पूछ लेता या समीकरण का पूछ लेता है। तो द्विघात समीकरण का जो है वो है ax² + bx + c = 0, ये है इसका व्यापक रूप, इसी को बोलते मानक रूप, इसी को जनरल फॉर्म बोला जाता है। अब यहाँ पे एक मैंने लाइन लिखी है कि बेबीलोन वासियों ने सर्वप्रथम द्विघात समीकरण का यूज किया था, यानी हल किया था। तो द्विघात समीकरण उसको सबसे पहले हल किसने किया था, बेबीलोन वासियों ने। ठीक है, बेबीलोन वासियों ने द्विघात समीकरण का सबसे पहले हल किया था, तो इसको याद रखना। और ब्रह्मगुप्त ने ax² + bx + c = 0 के रूप में द्विघात समीकरण को हल करने का स्पष्ट सूत्र दिया था। किसने दिया था, ब्रह्मगुप्त ने। फिर बाद में श्रीधराचार्य ने एक सूत्र दिया जिसे द्विघाती सूत्र कहते हैं, और वो धराचार्य सूत्र, द्विघाती सूत्र क्या है, इसी को द्विघाती सूत्र बोलते हैं। लेकिन पहले किसने दिया था, ब्रह्मगुप्त ने। ठीक है, और लेकिन बाद में श्रीधराचार्य ने एक सूत्र दिया जिसे द्विघाती सूत्र कहते हैं, x = -b + -√b² 4ac/2a। इसके बाद फिर आता आपका विविक्तर। तो विविक्तर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका d = b² - 4ac। अब जो d का है तो देखो ये फॉर्मूला जब कभी ऐसे भी चेंज होता है, x बराबर, अब ये मान किसका होगा, d का, तो ये हो जाता -b और ± केवल d लिखा जाता, क्योंकि d का मान है ना b² - 4ac, तो इसकी जगह पे हम इसको लिख सकते हैं d को अपॉन 2a। तो शॉर्ट में ऐसे फॉर्मूला ही बन जाता द्विघात का, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, कि जब कभी ऑब्जेक्ट में ऐसे ही पूछ लेगा तो आप बहुत ध्यान देना। अब मूलों की प्रकृति देख लेते हैं। मूलों की प्रकृति में दो भिन्न वास्तविक मूल कब होते हैं, जब b² - 4ac छोटा बड़ा हो किससे, 0 से, यानी d का मान 0 से यदि बड़ा है d का मान, तो तब मूल कैसे होते हैं, वास्तविक और भिन्न होते हैं। जब d का मान 0 के बराबर हो, b² - 4ac बराबर क्या हो, 0 के बराबर हो, तो मूल कैसे होते, वास्तविक होते, बराबर होते। कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, कब नहीं होता, जब 0 से b² - 4ac का मान कैसा हो, छोटा हो, यानी d का मान छोटा है 0 से, तब क्या होगा आपका, कोई भी मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल ही नहीं होंगे। ठीक है, तो पूछता है कि मूल नहीं होने की शर्त है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि d का मान छोटा है 0 से, इस कंडीशन में नहीं होता है। मूल वास्तविक होते हैं, d का मान कैसा है, बड़ा है जब 0 से, तब होते हैं। या आप बोल सकते हैं b² - 4ac बड़ा है 0 से। अध्याय 5 को देख लेते हैं। देखिए व्यापक रूप सीढ़ी का a + d a + 2d a + 3d। ठीक है, a + d a + d a + d a + 2d a + 3d, ये होता है व्यापक रूप समांतर श्रेणी का। अब इसका n पद का फॉर्मूला होता है an = a + n - 1 × d। सारवांतर का फॉर्मूला होता है a2 - a1 या ak + 1 - ak। ठीक है, जहाँ k क्या है, 1 2 3 4, यानी कोई नेचुरल नंबर है। ठीक है, n पदों का योग का फॉर्मूला होता है Sn = n/2 2a + n - 1 × d। तो ये भी आपको याद रखना है।
SN बराबर होता है n/2, एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है योग का n/2 a प्लस में l, और l क्या है, l बराबर an यानी अंतिम पद, l क्या है, अंतिम पद है। कुछ यहाँ पे मैंने वो चीज़ें दी हैं जो जहाँ पे हम लोग इन चीज़ों को मेंशन किया जाता है। n को पदों की संख्या मेंशन किया गया है, a को प्रथम पद में और d को सार्वधातुक में, an कहलाता है अंतिम पद और SN क्या कहलाता, पदों का योग कहलाता है। प्रथम n धन पूर्णांकों का योग SN बराबर n ब्रैकेट n+1/2, ये आपका फॉर्मूला होता है। कुछ चीज़ें हम लोग सार्वधातुक धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। जो सार्वधातुक होता है ना, वो आपका कैसा हो सकता है, धन का भी हो सकता है, ऋण का भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। सार्वधातुक मीन्स डी, तो डी की वैल्यू जो भी आएगी वो 0 भी आ सकती है, ऋणात्मक भी आ सकती है, धनात्मक भी आ सकती है। ठीक है, तीनों में से कोई भी आ सकती है। जिस एपी में पदों की संख्या सीमित होती है उसे परिमित एपी कहते हैं। यानी ऐसी एपी जिसमें पदों की संख्या कैसी होती है, निश्चित होती है या सीमित होती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, परिमित एपी कहते हैं उसे। और जिस एपी में पदों की संख्या असीमित होती है या अनिश्चित होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमित एपी कहते हैं, अपरिमित एपी कहलाती है। तो ये भी आपको याद रखना कि परिमित एपी और अपरिमित एपी की परिभाषा पूछ सकता है वो। तो परिमित का मतलब जिसमें एपी के पद निश्चित हो, ऐसी एपी जिसमें एपी के पद कैसे हो, निश्चित हो, किसी श्रेणी में पद कैसे हो, निश्चित हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, परिमित एपी। और ऐसी एपी जिसमें पदों की संख्या अनिश्चित हो उसे क्या बोलते हैं, अपरिमित एपी। अध्याय 6 है। 6 में समरूप, सबसे पहले समरूप सर्वांग सम को समझते हैं। समरूप कहलाता है जब ऐसी आकृति जिनके आकार समान होते हैं लेकिन आमाप कैसे होते हैं, अलग होते हैं, उसे बोलते हैं समरूप आकृति। सर्वांग सम का मतलब होता है कि आकार और आमाप दोनों एक जैसे होने चाहिए, यानी समान होने चाहिए। वही मैंने यहाँ पे लिखा भी, परिभाषा भी। समरूप आकृति दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से आमाप समान ना हो, समरूप आकृतियां कहलाती हैं। सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती हैं, जितनी भी आकृतियां होती हैं वो कैसी होती है, समरूप होती हैं, लेकिन इसका विलोम सत्य नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि सभी समरूप आकृति सर्वांग सम होती है, ठीक है, लेकिन सभी सर्वांग सम आकृति समरूप तो होती है, लेकिन समरूप आकृति सर्वांग सम नहीं हो सकती है। इसका मतलब यह हुआ। इसके बाद त्रिभुजों की समरूपता की शर्तों को देख लेते हैं। सबसे पहली शर्त है उनके संगत कोण कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, और उनकी जो संगत भुजाएं हैं वो एक ही अनुपात में हों। ये एक त्रिभुज की समरूपता की शर्त है। सबसे पहली कंडीशन होती है कि उनके जो संगत कोण है वो कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। एंड सेकंड, संगत भुजाएं हैं वो कैसे होनी चाहिए, अनुपात, समान अनुपात में होनी चाहिए, एक ही अनुपात में होनी चाहिए। आधारभूत समानुपातिक, और उसी को क्या बोलते हैं, थेल्स। तो इसके ये 3 नाम है, एक ही प्रमेय है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय उसी को बोलते हैं, उसी को बीपीटी बोलते हैं, उसी को थेल्स प्रमेय बोला जाता है। तो इसका जो कथन स्टेटमेंट दिया है उसको देख लेते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, यदि किसी एक त्रिभुज के समांतर, मान के चलिए जी कि आपका त्रिभुज है और उनके किसी भिन्न भिन्न दो बिंदुओं पर के समांतर क्या एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती हैं। यानी ए बी सी लिया मैंने, जे अनुपात डी और ई ले लिया, तो सेम अनुपात यानी ए डी अपॉन डी भी हो जाएगा और ए ई अपॉन क्या हो जाएगा, आपका ई सी हो जाएगा। तो समान अनुपात में विभाजित करती हैं, इसका मतलब यह हुआ। फिर से दोबारा देखिए आप, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, यानी एक बिंदु ए भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ए अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ये आपका क्या है, बीपीटी प्रमेय यानी थेल्स प्रमेय का कथन है। इसके बाद यदि किसी एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये थेल्स प्रमेय का विलोम है। यदि दो त्रिभुजों में
एक त्रिभुज के दो कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, जिसे ए कसौटी कहते हैं। कक्षा 9th में आपने पढ़ा है SSS ए जी, यहाँ पे ए कसौटी, एक RHS कसौटी भी दी होगी, तो आपको वो भी याद होनी चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि वो SAS पूछ ले, तो आपको पता है जब किसी एक त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण किसी दूसरे त्रिभुज के दो भुजाएं और एक कोण के क्या हो, बराबर हो या समान हो, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, SAS कसौटी कहते हैं। ठीक उसी टाइप से मैंने जी कसौटी लिखी है। यदि किसी दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के दो कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, जिसे हम ए कसौटी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अध्याय 7। अध्याय 7 का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो जो मैं टॉपिक ले रहा हूँ जी आपके वस्तुनिष्ठ के लिए इम्पोर्टेंट है, और सवाल करेंगे तो वहाँ भी फॉर्मूला यूज होंगी। आप यदि आपने ये सारी चीज़ें अच्छे से याद कर ली, सबसे पहले रिवीजन के पहले ये सारी चीज़ें पढ़ लेना, इसीलिए मैं सबसे पहले इसी का वीडियो बना रहा हूँ, यही वीडियो में डाल रहा हूँ आपके लिए। ठीक, कि आपको जैसे तैयार जब रिवीजन करना है तो सबसे पहले आपके माइंड में उस चैप्टर से संबंधित सारी चीज़ें आनी चाहिए कि इसमें है क्या, और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको हम सवाल भी बताएंगे मोस्ट में कौन से सवाल लगाने हैं। इस वीडियो के बाद मैं आपके लिए 23, 24, 25 तीनों साल जो PYQ हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, यानी पिछले साल के जो क्वेश्चन प्रश्न हैं, तो सबसे पहले उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न लाएंगे। आफ्टर दैट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे, 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, 5 नंबर, 3, 4 और 2 नंबर वाले। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप अच्छे से देखते रहिए, याद कर लेना इसको। ठीक, निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर का नाम है। सबसे पहले लाइन लिखी है, किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक या भुज कहलाती है। जी आपको याद होना चाहिए, किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, उस बिंदु का x निर्देशांक या उसी क्या बोलते हैं, भुज कहलाती है। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक या उसको क्या बोलते हैं, कोटि कहते हैं। Px1/1 और Qx2/2 के बीच की दूरी, यदि कोई दो बिंदु दिए हैं, आपको दो बिंदु दिए हैं, एक जी आपका P बिंदु है और जी आपका क्या है, Q बिंदु है, तो इनके जो बीच की दूरी है इसका फॉर्मूला बनता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बिंदु P xy की मूल बिंदु से दूरी होती है, डायरेक्ट पूछता है वो 1 नंबर में, √x² प्लस में y² होती है। यदि कोई 2-3 बिंदु दिए आपको, A जी B है और जी क्या है, P बिंदु है, और आपको हो तो विभाजन सूत्र से m1 x2 प्लस m2 x1 और m1 प्लस m2 m1/2 प्लस y2 y1 m2 y1। तो विभाजन सूत्र होता है हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 और m1 प्लस m2। बाई के रूप में होता है जी m1/2 प्लस y2 y1 m2 y1 और m1 प्लस m2। इसके बाद बिंदुओं Px1/1 और Qx2/2 को जोड़ने वाले रेखाखंड PQ के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। जी आपके फॉर्मूला होता है। अब अध्याय 9 को देख लेते हैं हम लोग। अध्याय 9 में परिभाषा पूछता है वो, जाना था दृष्टि रेखा की। तो आंख और देखी जाने वाली वस्तु को जोड़ने वाली रेखा, जैसे सपोज मान के चलिए कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, वो यहाँ से देख रहा है, अब किस कोई जो वस्तु है इस वस्तु को देख रहा है, मान के चलिए एक पतंग है और इसको वो देख रहा है, तो जो इस वस्तु को जो देखने में, जो आँख से इस वस्तु को देखने में जो एक ये रेखा बनती है, जो एक ये रेखा बनी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक दृष्टि रेखा बोलते हैं। तो वही लिखा है मैंने, आँख और देखी जाने वाली वस्तु को जोड़ने वाली रेखा। तो आँख और वस्तु को देखने को जोड़ने वाली रेखा को, देखी जाने वाली वस्तु को जोड़ने वाली रेखा को क्या बोलते हैं हम लोग, दृष्टि रेखा कहलाती है, दृष्टि रेखा कहते हैं। सेकंड है आपका उन्नयन कोण। जब हम किसी वस्तु को आँख के स्तर से
किसी वस्तु को आंख के स्तर से ऊपर देखते हैं तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उन्नयन कोण बोलते हैं। जिससे जो कोई व्यक्ति है और जो क्षैतिज रेखा तो जो सीधे होती, जब हम देखते हैं जहाँ तो क्षैतिज रेखा है, और यहाँ से हम ऊपर देखें, कहाँ देखें? ऊपर, ठीक है। तो वही लिखा है मैंने, जब हम किसी वस्तु की आंख के स्तर से ऊपर देखते हैं तो आंख के स्तर से ऊपर देखते हैं तो ऊपर देखा तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनेगा, तो जो दृष्टि रेखा है जी वाली दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो जे कोण बनेगा इसे क्या बोलेंगे हम लोग? उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक परिभाषा यहाँ पे लिखने, केवल यहाँ पे क्या लिखना है आपको? नीचे जो अवनमन कोण है आपका, ऊपर की जगह यहाँ पे क्या लिखना है आपको? नीचे, नीचे, बस बाकी सेम परिभाषा है। जब हम किसी वस्तु को आंख के स्तर से नीचे देखते हैं तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण क्या कहलाता है? अवनमन कोण कहलाता है। जैसे मान के चलिए कोई व्यक्ति जिस छत पे खड़ा है और छत से वो कहाँ देख रहा है? नीचे किसी वस्तु को देख रहा है। जी वस्तु इस वस्तु को देख रहा है, छत से जो छत की जो बालकनी यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है और जी यहाँ नीचे वस्तु को देख रहा है, तो क्षैतिज तो होती है आंख की दृष्टि के ठीक सामने वाली रेखा, तो क्षैतिज रेखा तो हो जाएगी उसकी जी, और वो देख कहाँ रहा है? नीचे की तरफ देख रहा है, क्षैतिज रेखा से नीचे की ओर। तो जो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अवनमन कोण। दृष्टि रेखा इसकी जे हो जाएगी जहाँ पे देख रही है वो, तो इसके बीच जो कोण बनेगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग? अवनमन कोण कहते हैं। तो ये आपके इस चैप्टर से यही चीज़ आने वाली है, तो इन्हीं को आप याद रखना। 2-3 परिभाषा है केवल, अवनमन, उन्नयन और अवनमन की परिभाषा और एक दृष्टि रेखा की। तो तीनों परिभाषा अच्छे से याद होनी चाहिए, 1 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन आएगा। चलिए इसके बाद हम लोग अध्याय 10। अध्याय जो 10 है, किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ को क्या बोलते हैं हम लोग? वृत्त कहलाता है, वृत्त बोलते हैं। केंद्र से वृत्त की परिधि की दूरी त्रिज्या कहलाती है। कोई वृत्त है और वृत्त में जो केंद्र से परिधि जी परिधि कहलाती है, तो इस परिधि जो दूरी है केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। और वृत्त के 2 बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड, यदि हम 2 बिंदुओं को, एक जी बिंदु है कि यहाँ पे जी बिंदु, इसको यदि हम जोड़ दें तो 2 बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड को क्या बोलते हैं हम लोग? जीवा कहलाती है, जीवा कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं जो अपने टॉपिक परिभाषा स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा वह रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। मान के चलिए एक वृत्त है और एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इस बिंदु को बोलते हैं स्पर्श रेखा, इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा कहलाती है। एक बिंदु को टच करें तो जो जी रेखा है इस रेखा को क्या बोलते हैं हम लोग? स्पर्श रेखा कहलाती है। छेदक रेखा वह रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, छेदक रेखा कहलाती है। कोई वृत्त है और वृत्त को यदि 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर दी, जे बिंदु, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? छेदक रेखा बोलेंगे, यानी छेदक रेखा कहलाती है। इसके बाद स्पर्श बिंदु, स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। स्पर्श रेखा और वृत्त के बिंदु, जी वृत्त का बिंदु है एक, यहाँ पे मान के चलिए, और जी क्या स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा और वृत्त के स्पर्श बिंदु को के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या बोलते हैं हम लोग? स्पर्श बिंदु बोलते हैं। तो जहाँ पे टच करें यहाँ पे कोई ना कोई बिंदु होगा, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। अब कुछ इंपोर्टेंट बातें हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है, खींची जा सकती है। वृत्त पर अनेक या अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं। देखिए वृत्त के एक बिंदु पर, जब वो वृत्त पर स्पर्श रेखा की बात करें और एक बिंदु पर बात करें कि एक बिंदु पर, तो एक बिंदु पर तो केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। लेकिन वृत्त पर कितनी रेखा खींची जा सकती है? स्पर्श रेखा अनंत। वृत्त पे तो देखो यहाँ खींच सकते, यहाँ भी खींच सकते, यहाँ खींच सकते, यहाँ यानी कितनी? अनंत। यानी वृत्त पर तो अनेक स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं, लेकिन वृत्त के किसी एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इसको आप याद रखना, इस दोनों टॉपिक को। क्या है, जो दोनों टॉपिक कंफ्यूज करने वाले हैं। जब वृत्त के बिंदु का नाम लेके किसी वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं, तब तो आंसर आएगा 1। और यदि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तब आंसर आएगा अनेक, क्योंकि वृत्त पर तो अनेक खींची जा सकती है स्पर्श रेखा, लेकिन वृत्त के किसी एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो इस बात को आप जरूर याद रखें।
बाह्य बिंदु से वृत्त पर केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। बाह्य बिंदु से जो वृत्त है और इस पर बाह्य बिंदु है, जैसे कोई बाह्य बिंदु है, यहाँ से हम स्पर्श रेखा डालेंगे तो कितनी खींचेंगे, केवल 2 ही खींच सकती हैं। तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यानी जो आपने एक प्रमेय है उसको सिद्ध करा था, वही प्रमेय की एक लाइन लिखी है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। जो लंबाइयाँ होती हैं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये दोनों प्रमेय हैं आपके, ये प्रमेय नंबर जी 10.1 है और जी 10.2 है। इन दोनों को आपको प्रूफ भी करना है। क्या 3 नंबर में एक प्रश्न आएगा तो यहीं से क्वेश्चन आएगा आपका। इन दोनों प्रमेय से एक प्रमेय आपको बिल्कुल पेपर में रखी मिलेगी, तो आपको इन दोनों प्रमेयों को अच्छे समझना है। और मैं भी एक वीडियो में जो 6 अध्याय है और 10 अध्याय है, इन दोनों अध्याय को इस तरीके से लाऊंगा कि वही पेपर में आएगा। तो वो वीडियो 6 और 10 अध्याय का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा एक अभी आज ही कल में, ठीक है, आज नहीं तो कल। तो सबसे पहले इन्हीं चैप्टर को मैं करवा दूंगा, ठीक है। जैसे आपका 6 होगा, 10 होगा, 7 होगा, ये चैप्टर ऐसे हैं कि इसमें बच्चों को थोड़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दूंगा, वही केवल पढ़ना, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। बाकी जो चैप्टर आपसे बनते हैं अपनी तैयारी रखें, ठीक है। जो नहीं बनते हैं वो मैं करवाऊंगा तैयारी। चलिए अध्याय 11 पे आ जाते हैं। तो अध्याय 11 में है कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा अपन 360 और पाई आर स्क्वायर। कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई थीटा अपन 360 इंटू 2 पाई आर, ये फॉर्मूला है। एक वृत्त खंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से जो संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसको माइनस किया जाता है, तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकलता है। वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकाल, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। इसको भी आप याद रखें। अध्याय 12, अध्याय 12 में सारे फार्मूले हैं। इस फार्मूले से आपका एक विकल्प खालिस्तान में सवाल आने वाला है और फार्मूले बनेंगे आपसे, तो ही आपसे 12 अध्याय के सवाल बनेंगे। तो जो पूरा चैप्टर आपका फार्मूला पर बेस्ड है, तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है 12 चैप्टर के फार्मूले को। सबसे पहला फार्मूला है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि 12 एक जो प्रश्नावली है वो क्षेत्रफल पे आधारित है और 12.2 जो प्रश्नावली है वो आयतन के आधार पर है। तो आपको सबसे पहले क्षेत्रफल के जो फॉर्मूले मैंने वही लिखाए हैं, तो इसको देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय को आपको याद रखना है सी ऐसे बोलते हैं। जब कहीं पूछ लेगा कि गोले का सी ऐसे, तो आप भूल जाएंगे सी ऐसे क्या है। तो सी ऐसे का मतलब ही पृष्ठीय क्षेत्रफल है, कर्व सरफेस एरिया। सी से कर्व, ऐसे सरफेस, ऐसे एरिया, कर्व सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। या उसको बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कर्व यानी वक्र, ऐसे यानी सरफेस, ये एरिया मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सी ऐसे इसी को बोला जाता है, इसी को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं, ठीक है। गोले का सी ऐसे बोले यदि सी ऐसे तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा हो, इसी को हम लोग लिखते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बात एक ही है, तो आपको इसको याद रखना है। तो गोले का जो सी एस है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, अर्धगोले का जो सी एस है वो 2 पाई आर स्क्वायर होता है और अर्धगोले का कुल का मतलब होता है टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया, तो इसी को टी एस ए बोला जाता है, तो वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। शंकु का सी एस ए होता है यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल और शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई होती है एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर या एल बराबर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर प्लस में एल और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है टी एस ए जो होता है वो होता है आपको पाई आर प्लस में एच। अब यहाँ से वॉल्यूम है आपका आयतन, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, अर्धगोले का आयतन होता गोले का आधा करेंगे तो 2/3 पाई आर क्यू, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये सारी फॉर्मूले आपको अच्छे से याद कर लेना है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर या भुजा का स्क्वायर और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a का स्क्वायर। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL और घनाभ का आयतन होता है LBH। तो ये सारे आपके फॉर्मूले हैं जो चैप्टर में यूज किए गए हैं, उसी के आधार पर मैंने आपकी लिस्ट बनाई है। यदि आप इस चैप्टर इन जो PDF यदि आपको चाहिए तो आप
इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो 9098966132। तो आपको मैं इस नंबर पे आपको आप मैसेज करोगे तो मैं आपको ये PDF में डाल दूंगा, ठीक। तो अब जो फॉर्मूले है अध्याय 13 प्रत्यक्ष विधि। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लें कि आपके कुछ चैप्टर छूट गए हैं। आप सोच रहे हो कि 8 चैप्टर तो बताया नहीं सर ने, और लास्ट में एक 14 है वो भी नहीं बताएंगे। तो 13 अध्याय मैंने बता दिया है, 8 नहीं बताया। तो 8 मैंने इसलिए नहीं बताया कि 8 एक अपने आप में बहुत अच्छा चैप्टर है, तो उसको हम लोग अलग से करेंगे, उसी के फॉर्मूले करेंगे और उसी के सवाल करेंगे। तो वो मैं 8 और जो 14 अध्याय है, 14 अध्याय का तो मैं 8 और 14 को एक साथ करवा दूंगा। तो 8 है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, तो वो मैं आपको एक बार अच्छे से पूरा वीडियो 8 चैप्टर और 14 का बना के आपके लिए डाल दूंगा। एक 6 और 10 का डाल दूंगा, 6, 7, 10 का और 8 और 14 का, ठीक है। तो जो आपको वीडियो में दूसरी वीडियो में मिल जाएगा। अब यहाँ पे लिखा प्रत्यक्ष विधि। माध्य ज्ञात करने की 3 विधि है, प्रत्यक्ष विधि है, कल्पित माध्य विधि है, पग विचलन विधि है। तो तीनों के फॉर्मूले आपसे आने चाहिए और तीनों पे आपसे सवाल भी बनने चाहिए, क्योंकि 4 नंबर का सवाल आपका यहीं से आएगा एक। तो जो होता माध्य बराबर समेशन FI इंटू XI अपॉन समेशन FI। कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला होता माध्य बराबर A प्लस समेशन FI इंटू DI अपॉन समेशन FI। पग विचलन का फॉर्मूला होता है A प्लस समेशन FI इंटू UI अपॉन समेशन FI इंटू H। और यहाँ पे शायद आपका H होता है, इसको देख लेना आप, ठीक है। जस्ट मिनट देखना, नहीं ठीक लिखा, कल्पित माध्य विधि में आपका जो H नहीं होता है, ठीक है, ये लिखना। तो आपका ये फॉर्मूला होता है जी आपका पग विचलन का, ठीक है, पग विचलन का A प्लस में समेशन FI इंटू UI और समेशन FI इंटू H, ठीक है। अब आपको जो DI है, DI का फॉर्मूला होता है आपका XI माइनस का A, और जो UI का फॉर्मूला होता है आपका DI अपॉन H, जी याद रखना। तो आपका UI निकल आता है। और अब है बहुलक का फॉर्मूला। तो बहुलक का फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब F1 F2 H जो क्या है जी, मैंने इस चैप्टर का अलग से कोई वीडियो बनाया है, तो आप उसमें जाइए वीडियो में और नीचे देखेंगे आप, तो आपको सारा कुछ मिल जाएगा इस चैप्टर से संबंधित, ठीक है। एक मैंने बहुलक का सवाल करवाया, एक आपका माध्य का करवाया है और माध्य का भी करवाया है। तो सारे सवाल दिए हैं और यहाँ से 4 नंबर का एक क्वेश्चन फिक्स है, वो तो आना ही है। तो आपसे एक माध्य ज्ञात करने का सवाल बन जाए, एक आपसे बन जाए बहुलक का, और एक बन जाना चाहिए आपसे माध्यक का। तीनों सवाल आपसे बनने चाहिए। तो जी बहुलक का फॉर्मूला जी किसका है, आपका माध्यक का, L प्लस N अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। एक जो फॉर्मूला है जी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आता है 7 में, इसको याद रखना है। वो इसको करता क्या है, अलग अलग तरीके से पूछ लेता है। 3 माध्यक बराबर होता है बहुलक प्लस 2 माध्य। अब यदि उससे बहुलक पूछा तो वो बहुलक का ऐसा लिख सकता है कि बहुलक, अब माध्यक तो लिखा ही है, तो 3 माध्यक, और जब जे इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 2 माध्य। तो इस तरीके से भी वो फॉर्मूला को पूछ लेता है। तो आपको बहुलक माध्यक माध्य तीनों में संबंध का जो फॉर्मूला होता है जी आपको याद होना चाहिए। यदि वो 2 माध्य का फॉर्मूला पूछ ले तो जी आपका ऐसे बन जाएगा कि 3 माध्यक माइनस, क्योंकि बहुलक इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस बहुलक बराबर में क्या हो जाएगा आपका 2 माध्य, ठीक है। तो एक फॉर्मूला जी ऐसे भी बन सकता है। तो देखिए एक ही के 3 तरीके हो गए, ठीक। तो आपको याद रखना है। तो आपको मेन फॉर्मूला आपका यही है। अब इसको वो पलटा के बना लेता है, पलटाने का मतलब है इधर उधर करके, यानी पक्षांतर करके वो कैसे भी फॉर्मूला को एडजस्ट करके अलग अलग तरीके से बना लेता है। तो ये सारी चीज़ें आपसे बननी चाहिए। तो अब इसके बाद आपको मैंने कहा था कि लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा कैसे आपको तैयारी करनी है, तो इसको देख लीजिए। सबसे पहले आपको तैयारी में करना क्या है, रिवीजन में करना क्या है कि जो चैप्टर सिंपल हैं, ऐसे चैप्टर जो आपके क्या हैं सिंपल हैं, सिंपल का मतलब जो आपसे बनते हैं, जो चैप्टर आपसे बनते हैं सबसे पहले उन्हीं चैप्टर को कीजिएगा, ठीक है। जैसे मान के चलिए आपसे 1 अध्याय बनता है, 2 अध्याय बनता है, 3, यानी 1 से 5 तक गणित अच्छी से बनती है, तो 1 से लेकर 5 तक का आज ही रिवीजन कर लें, मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं।
और रिवीजन को आपको करना कैसे है, जैसे मान के चलिए चैप्टर नंबर जो आपका फर्स्ट है, अब मैं इसी से आपको समझाता हूँ कैसे रिवीजन, सारे क्वेश्चन नहीं लगाने, आपको करना क्या क्या है। जैसे इस चैप्टर में आप देखेंगे तो एक जो सवाल है वो आपका एचसीएफ और एलसीएम पे आधारित है, एक सवाल जो आपका है गुणनखंड पे आधारित है। तो ऐसे सवाल लगाइए, एक गुणनखंड करने बनने चाहिए आपसे, एचसीएफ एलसीएम निकालते बनना चाहिए। और फिर तीसरा जो क्वेश्चन है वो आपसे कैसे बनना चाहिए, एक सवाल है आपका 2 गुणे 3 गुणे 5 और प्लस में को 3 गुणे 2 ऐसे करके कुछ लिखा है, और इसको हमें ये बताना पड़ता है कि यह एक अभाज्य गुणनखंड के रूप, इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। एक इस टाइप के सवाल को लगाना। एक सवाल है आपकी 6 की पावर n वाला, या होता है वो 4 की पावर n, सिद्ध मतलब दर्शाइए कि कोई भी अभाज्य संख्या 4 की पावर n अंक 0 पे समाप्त हो सकती, कुछ ऐसा करके है, तो आप उसको देख लेना। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि एक आपका एचसीएफ एलसीएम वाला होगा, एक गुणनखंड करने बनने चाहिए, एक इस टाइप का सवाल है ऐसा बनना चाहिए, एक 6 की पावर n 4 की पावर n वाला सवाल है ऐसा बनना चाहिए, और एक सवाल है आपका रूट वाला कि रूट 3 सिद्ध करोगे रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल को आपको करना है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आपके कितने चैप्टर कितने, जैसे एक आपका 2 3 4 5, यानी इस चैप्टर से आपको 5 टाइप के सवाल लगाने, केवल 5 ही सवाल लगाने हैं, कहने का मतलब। तो इस तरीके से आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगा बेहतरीन तरीके से। ठीक, तो ऐसे करना है। अब यदि मैं आपसे बोलूँ कि आप अध्याय 2 पे आ गए, बोले आप अध्याय 2 का कैसे करेंगे, तो जो 2 अध्याय है उसमें सबसे पहले एक सवाल तो होता है आपका क्या, शून्यक निकालना, तो आपको शून्यक निकालना आने चाहिए, अब वो गुणाखंड विधि से। ठीक, और इसके बाद एक सवाल होता है आपका कि आपको जांच करनी पड़ती, इसी की सत्यता की जांच करते हैं, तो जांच करना, तो आपसे जांच करना भी बनना चाहिए। ठीक है, जैसे हम बात करें कि अध्याय 2 का रिवीजन कैसे करें, तो अध्याय 2 में सबसे पहले आपको क्या बनना चाहिए, शून्यक। शून्यक कैसे निकालते, तो जी आपको पता है हम लोग कैसे निकालते हैं, गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से आपको शून्यक निकालना आना चाहिए। फिर आपको इसकी जांच करनी आनी चाहिए, और जांच कैसे होती है, वो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा वाला और इंटू अल्फा इंटू बीटा वाला जो फॉर्मूले होते हैं ना, इनसे हम लोग जाँच करते हैं ना, तो इस तरीके से। तो एक सवाल हो गया। दूसरा आपका कि आपको निकालना पड़ता है द्विघात बहुपद, क्या निकालना पड़ता है, द्विघात बहुपद। तो इस चैप्टर में आपके केवल 2 टाइप के सवाल हैं। एक सवाल और है आपका कि इस टाइप का ग्राफ बनाया और ऐसे दिया है, वो पूछता है कि इसमें शून्य की संख्या कितनी है, तो एक सवाल आपसे ये बनना चाहिए। तो कितने सवाल हो गए, 1 2 और 3। तो जो दूसरा अध्याय है इसमें केवल आपके 3 टाइप के सवाल हैं, तो आपसे केवल 3 टाइप के सवाल बनने चाहिए। अब इसमें भी मोस्ट क्या है, जैसे कुछ सवाल इसमें मोस्ट हो जाते, शून्यक वाले में एक सवाल है आपका टी स्क्वायर माइनस का 3, इसके शून्यक निकालने पड़ते। एक सवाल है आपका 4u स्क्वायर माइनस का 8u बराबर 0, एक ऐसा सवाल है। तो ये दोनों सवाल इम्पोर्टेंट हैं। तो जो छोड़े हट के सवाल हैं, ठीक, इन सवालों को कर लें तो तैयारी हो जाएगी आपकी सिंपल। तो इस तरीके से